हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये कहें तो जो क्वांटम फिजिक्स है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और उससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था। इन दोनों ही घटनाओं को अगर हम प्रकाश को एक प्योर वेव मान के चलते हैं, यानी कि एक प्योर ऊर्जा वाली विकिरण मान के चलते हैं, रेडिएशंस मान के चलते हैं, वेव्स मान के चलते हैं, तो प्रकाश, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इन दो बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। प्लांक उसके बाद आते हैं। देखिए, क्योंकि ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अगर हम प्रकाश को एक शुद्ध विकिरण मान के चलते हैं तो उसमें कुछ जो संशोधन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और प्लांक ने वो संशोधन किया। देखिए, आज क्या बात करने वाले हैं हम, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत काफी बढ़िया है, रोचक चीजें हैं इसके अंदर, डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम जो प्लांक है, पहले क्या माना जा रहा था, पहले माना जा रहा था कि मान लीजिए कोई प्रकाश है, ये बल्ब है, और यहाँ से कोई, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश को एक प्योर वेव माना जा रहा था कि एक प्योर वेव है, यानी कि प्योर तरंग है ना, प्योर वेव है, ऐसा पहले माना जा रहा था। और प्योर वेव की, प्योर रेडिएशंस की जो प्योर एनर्जी वाली वेव है, उसकी वेव जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहती है, हमेशा समान रहती है, एक जैसी रहती है। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इस पूरी वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है। अब चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप उसको कितने भी लंबे समय तक फॉल करवाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और यहां से मान के चलते हैं कोई इलेक्ट्रॉन को चाहिए टू न्यू फ्रीक्वेंसी वाले, कि उसको टू न्यू फ्रीक्वेंसी मिले तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। लेकिन यहाँ से न्यू की फ्रीक्वेंसी हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और चाहे कितने लंबे समय तक आप करवा दो, जब तक न्यू नहीं बढ़ेगा, तब तक, जब तक न्यू यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अगर हम प्रकाश को एक प्योर वेव मान के चलते हैं, परंतु ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको नहीं समझा पाता है कि अगर हम प्रकाश को एक प्योर मान के चलते हैं तो। बात समझ आई। अब कुछ बातें जो संशोधन किया उसने, प्लांक ने, वो क्या किया उसको समझे। प्लांक ने संशोधन किया, उन्होंने बताया जो प्रकाश है, जो लाइट है, मान लीजिए कोई बल्ब है और यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है, पहले माना जा रहा था ये एक वेव है। अब इन्होंने एक वेव नहीं माना, किसने, प्लांक ने। अपनी कुछ अलग ही अवधारणा उन्होंने दी, उसमें कुछ संशोधन किया। और वह संशोधन क्या था, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है ये पैकेट्स के रूप में गति करता है, यानी कि जब भी कोई प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो वेव के रूप में नहीं जाता है, वो पैकेट्स के रूप में जाता है। किसके रूप में, पैकेट्स के रूप में। इसको एग्जांपल से समझते हैं। और पहले देखिए, ये जो पैकेट्स होते हैं, इन्हीं पैकेट्स को हम क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, या फिर फोटॉन्स कहते हैं। ये क्या है, क्वांटम। ये हर एक जो पैकेट आपको दिख रहा है, और ये लाइन नहीं है, ये जो दोनों पैकेट्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है, इन दोनों पैकेट्स के बीच में कोई समय अंतराल का डिफरेंस होगा, या फिर इन दोनों के बीच में कोई एक डिस्टेंस है। ये चीज इसको रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों पैकेट्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, आपने इसको धागे से किसी से बांध दिया और फिर फेंक रहे, नहीं। मान लीजिए ये कोई एक क्वांटम है, ये एक फोटोन है और ये एक फोटोन है। इन दोनों के फूट में जब, अब मैं यहाँ से मैं किसी चीज को फेंक रहा हूँ, है ना, मैंने पहला एक क्वांटम फेंका, फिर दूसरा क्वांटम फेंका, तो उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस रहा होगा और दोनों के बीच में कोई समय अंतराल रहा होगा। तो वही है ये चीज, ठीक है। तो ये क्या है आपका फोटोन, फोटोन कह लो या फिर क्वांटम कह लो, क्या कह लो, फोटोन कह लो या फिर क्वांटम कह लो। और इन्हीं के अंदर होती है ऊर्जा, इन्हीं की कोई एक आवृत्ति होती है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा।
इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लगाया, अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या देंगे, प्रकाश देंगे। तो प्रकाश देंगे तो ये फोटोन इस पे गिरेगा, तो ये अपनी ऊर्जा को इस ऑब्जेक्ट को सौंप देगा कि भैया आप मेरी ऊर्जा ले लो। ये भी फोटोन गिरेगा तो ये भी अपनी ऊर्जा दे देगा। ऐसे समझ सकते हो कि मान के चलते हैं ये कोई एक ब्लू प्रूफ ग्लास है और इधर खड़ा किया जा रहा है आप लोगों को। अब मेरे पास है मशीन गन, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मैं चलाऊंगा एक के बाद एक। तो देखिए यहाँ से गोली आएंगी धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, आएंगी कि नहीं आएंगी, गोलियां ही है, कुछ और ना समझना बेटा। तो ये गोलियां कहाँ जाके टकराएंगी, इस बुलेट प्रूफ ग्लास। लेकिन आप जैसे कि तैसे रहोगे, क्योंकि पता है आप लोगों को कि मैंने बुलेट प्रूफ ग्लास लगा रखा है, तो ये गोलियां इसको छेद के इधर नहीं आ पाएंगी। तो होता क्या है, इधर से मैंने क्या किया, मशीन गन से धड़ाधड़ 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 गोलियां लगाई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भैया ये एकदम से सारी की सारी जो है गोलियां जुड़ी हुई नहीं है, इन गोलियों के बीच में कोई समय अंतराल भी है, यानी कि हर गोली एक अपने में अलग है, पैकेट्स के रूप में है, और हर गोली के पास में ऊर्जा है। इस गोली के पास भी ऊर्जा है, इस गोली के पास भी ऊर्जा है, इसके पास भी ऊर्जा है, इसके पास भी ऊर्जा है, और इसके पास भी ऊर्जा है। ऊर्जा है तभी तो वो गति कर रही है। जो चीज गतिशील नहीं है इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी कम है। एटॉमिक फॉर्म में तो एनर्जी होगी, लेकिन अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें, जो चीज इसमें गति नहीं है तो फिर ये ऊर्जा में इसके पास ऊर्जा नहीं है, पर इसके पास बहुत स्पीड होती है, यानी कि बहुत हाई एनर्जी होती है। और जब यहाँ इस ग्लास से जाके वो टकराएंगी, इस ऑब्जेक्ट से जाके टकराएंगी, तो क्या होगा, ये अपनी पूरी ऊर्जा इस बुलेट प्रूफ ग्लास को सौंप देंगी और यहीं पे बुलेट प्रूफ ग्लास के नीचे एकत्रित हो जाएंगी। अब क्योंकि इसके पास ऊर्जा नहीं बची है, पूरी एनर्जी किसको ट्रांसमिट कर दी इन्होंने, इस बुलेट प्रूफ ग्लास को, जिसकी वजह से नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी। ऐसे सारी गोलियां जाएंगी और सभी जो गोलियां हैं वो किसको देंगी एनर्जी, इस बुलेट प्रूफ ग्लास को। बिल्कुल ऐसा सही है क्वांटम, यानी कि जो फोटोन्स है, ऐसे ही जिस प्रकार से मशीन गन से गोलियां निकली है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो प्रकाश का स्रोत है उससे ये फोटोन्स निकलते हैं। और हर फोटोन्स के पास अपनी ऊर्जा होती है, हर फोटोन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसकी भी न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो मान लीजिए ये भी न्यू फ्रीक्वेंसी का है। हर एक फोटोन मान के चलते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी का है, क्या है, तो इनकी जो ऊर्जा है वो इनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और इन्होंने बताया कि प्लांक भाई साहब ने कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखना होता क्या है, उसको समझो, उसको समझना कि अब देखिए बेटा, यहां से प्लांक ने एक बात कही कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और इन्होंने कहा जो एनर्जी है इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू क्या है यहाँ पे, ये तो है आपकी न्यू तो है फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। ये क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इस चीज को आप याद कर लो। ये जो वैल्यू है एकदम माइंड में सेट हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई डेरिवेशंस में आपसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे जो H है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फोटोन की ऊर्जा निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप ये कोई एक फोटोन है, इस फोटोन की आपको चाहिए कि ऊर्जा है। अब आपसे पूछा जाए इसको ऊर्जा क्या, ऊर्जा कैसे निकालोगे, आपको इसकी आवृत्ति दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को H से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी निकल के आ जाएगी। H से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी एनर्जी निकल के आ जाएगी। बोलो ना यार, अरे बोलो सर, बात तो एकदम सही है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप किसी भी फोटोन्स की आपको पता है तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, जो H उसकी वैल्यू तो यह है ही सही। बात समझ में आ गई। चलिए अब हुआ क्या, अब सुनो, ऐसे में क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपन जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो थोड़ा सा जो मिस
इस प्रकार से यानी कि वेव मान के जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, अब ना मैच हो जाएगा। देखना कैसे, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलते कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, मान के चलते इलेक्ट्रॉन्स को निकलने की फ्रीक्वेंसी या फिर जो दहली ऊर्जा है, जो दहली फ्रीक्वेंसी है वो दहली ऊर्जा से कम है। मान के चलिए अभी ये सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अपन ना उसको लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि लंबे समय तक जो फोटॉन्स है वो गिरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फोटॉन्स जा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये फोटॉन्स फेंक रहे हैं अपन। अब मान के चलते हैं इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसकी भी न्यू है, इसकी भी न्यू है, इसकी भी न्यू है, और मैं आपसे पूछूं कि हर एक फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है, हर एक फोटॉन्स की एनर्जी है एच न्यू, इसकी भी एच न्यू, और इसकी भी एच न्यू, और इसकी भी एच न्यू की एनर्जी है, यही होगी। तो हर एक फोटोन की ऊर्जा है इतनी इतनी, बात समझ में। अब ना फ्रीक्वेंसी तो स्टार्टिंग में मान के चलते हैं फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, ठीक है, मान के हटाओ। अपने को दहली ऊर्जा पार करवानी है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है या तो उसके बराबर फ्रीक्वेंसी लानी है या फिर उससे ज्यादा लानी है। तो मैंने एक फोटोन गिराया, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक उसकी वेवलेंथ पहुंची नहीं, एनर्जी भी नहीं पहुंचेगी। फिर एक ही गिराया, फिर नहीं पहुंची, फिर दो गिराया, फिर नहीं पहुंची, फिर तीसरा गिराया। तो देखिए यहाँ से न्यू न्यू एच न्यू एच न्यू कितना हो गया, ये सारी की सारी जो एच न्यू है वो क्या हो जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी। तो इसने अपनी एनर्जी ट्रांसमिट की, फिर ये अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, फिर अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो एनर्जी और बढ़ेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ रही है। बोलो ना यार, बोलो बोलो। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसीलिए निकल रहा है क्योंकि हर एक फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है और फ्रीक्वेंसी एड होती चली जा रही है, जिसकी वजह से ऊर्जा भैया बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ेगी तो भैया इलेक्ट्रॉन तो यही चाहता है कि मुझे ऊर्जा दो, मैं बाहर निकलूं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, इसको अपन W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी तक एनर्जी पहुंचेगी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। और इसके पास अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी होगी, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से वो दौड़ता भागेगा, कब उड़ेगा, मजा आएगा इसको, है कि नहीं। तो इस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सप्लेनेशन, जिसमें अगर हम वेवलेंथ मान के चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू, ना क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू, लेकिन निकलता है ये क्वांटम। अब यहीं से ना क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। एक फॉर्मूला ये जो डिराइव मैंने आपको यहाँ पे किया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और चीजों को समझते हैं। हम क्या जानते हैं, जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है, ये है आपका प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। c इज इक्वल टू कितना क्या होता है, मैंने आपसे कहा था जब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, जिन चीजों के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एक लेसन बताया था, c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। बोलो बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। c इज इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, और न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। इस लेमडा को नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा, यानी कि आवृत्ति इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। इसको आप यहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, h न्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, c अपॉन लेमडा, क्या बन गया, a इज इक्वल टू c h अपॉन लेमडा। c की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और h की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10 द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और लेमडा, अगर लेमडा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, वेवलेंथ घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। इसके बाद ना, ये तो हो गया अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको समझाया। परंतु जो ब्लैक बॉडी में हमने देखा था, जो ग्राफ में डिफरेंस आ रहे थे
कि कैसे जो ग्राफ में डिफरेंस आया, उसके लिए ना जो प्लांक थे उन्होंने अपनी कुछ गणनाएं की, कुछ कैलकुलेशंस की, और उस कैलकुलेशंस के बाद ये जो फॉर्मूला है उसी के बेसिस पे अपनी कुछ कैलकुलेशंस की। उसके बाद उन्होंने अपने ग्राफ से उस चीज़ को मैच करवाया, तो वो ग्राफ बिल्कुल मैच कर गया था। ठीक है, वो अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन उसके लिए पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा डीप में चलेंगे नहीं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखो। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस के आधार पे फिर उन्होंने जो है ग्राफ से मैच करवाया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो ग्राफ से मैच हो गया था। जो सैद्धांतिक चीज़ थी जो कि प्लांक ने बताई, और जो प्रैक्टिकल चीज़ थी वो दोनों ने एक दूसरे से मैच कर गई थी। ठीक है, अब एक और सबसे बड़ी बात, मैंने रदरफोर्ड का जो मैंने ड्रॉबैक्स बताए थे आप लोगों को, याद है कि नहीं है? होना चाहिए आप लोगों को रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स। उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आपको वीडियो देखना चाहिए, जरूरी है, चीजें याद करनी चाहिए आप लोगों को कि रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक्स रहे। उन्होंने तो भैया परमाणु की संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस और प्रोटॉन की पोजीशंस बताए यार, याद होनी चाहिए वो चीजें, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने आपसे कहा कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वो जो स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक एनर्जी वाली लाइट्स जो है वो इमिट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से एनर्जीज हैं। ये मान लीजिए कोई स्पेक्ट्रम है, इसमें अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रम लाइट्स बन रही है, और उनकी सभी की जो एनर्जी है, मान लीजिए इसकी 10 जूल है तो इसकी 12 जूल मान लो, इसकी 13 जूल मान लो, इसकी 14 जूल मान लो, तो इनकी एक स्पेसिफिक ऊर्जा ही निकल के आ रही है, इनकी स्पेसिफिक एनर्जीज ही इमिट हो रही है। ऐसा क्यों? तो उसका आंसर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखना, मैंने आपसे क्या कहा कि जो फोटॉन्स हैं यानी कि जो प्रकाश है वो पैकेट्स के रूप में गति करता है। किसके रूप में? पैकेट्स के रूप में गति करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो मान लीजिए इसकी एच न्यू है एनर्जी, इसकी भी एच न्यू एनर्जी है, इसकी भी एच न्यू एनर्जी है, इसकी भी एच न्यू है। अब मुझे इसकी ऊर्जा बताना आप लोगों को मुझे इसकी ऊर्जा मुझे बताना है आप लोगों को कि इसकी ऊर्जा क्या रहेगी। एक पैकेट गिरा के तो इसकी ऊर्जा कितनी रहेगी बताइए। कितनी ऊर्जा इसने दी? कितनी दी? इसने ऑब्जेक्ट को एच न्यू ऊर्जा दे दी। अब मान के चलिए ये भी गिर गया और ये भी गिर गया इसके ऊपर, तो अब इन दोनों फोटॉन्स ने कितनी एनर्जी दे दी इसको? 2h न्यू दे दी। अब ये तीसरा भी जाके गिर रहा है, ऊर्जा कितनी हो गई? 3h न्यू। अब ये चौथा भी आगे गिर रहा है तो इसकी ऊर्जा कितनी हो गई? 4h न्यू। तो आपको देखने को मिलेगा भैया कि जो 1h न्यू है और 2h न्यू के बीच की जो एनर्जी वाली ऊर्जाएं हैं वो तो भैया वैसे ही मिसिंग है, क्योंकि इनके पास तो एक अपनी खुद की स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो कि पूर्ण जो नंबर है उसके रूप में होती है। तो भैया बीच वाली ऊर्जाएं तो वैसे ही मिसिंग हो जाएंगी ना। 1.1 भी मिस है, 1.2 भी मिस है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 0.7, 0.8, 0.9 वो तो वैसे ही मिसिंग हो जाएगी। और यही कारण है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें भी जो ऊर्जाएं हैं वो स्पेसिफिक ऊर्जाएं ही होती है, वो स्पेसिफिक ऊर्जाएं ही होती है, वो इस वजह से होती है, वो फोटॉन्स की वजह से होती है। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो इस प्रकार से कई बातों को, अब यहीं से जो है प्लांक ने जब कहा कि भैया फोटॉन्स जो है वो क्वांटम के रूप में होता है, यानी कि जो फोटॉन्स नहीं, जो लाइट्स होती है वो क्वांटम के रूप में होती है, वो पूर्ण यानी कि जो शुद्ध ऊर्जा है उसके रूप में नहीं होती है। अब यहाँ से प्रकाश की द्वैत प्रकृति आ जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि जो प्रकाश है भैया वो वेव नेचर का भी होता है, वो कणीय नेचर का भी होता है। जब किसी पार्टिकल पे गिरेगा तो वो एज ए पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करेगी वो वेव, और एज ए अगर किसी वेव के अगर रूप में हम पढ़ रहे हैं तो फिर वो वेव के रूप में जो है वो कार्य करेंगी। इस प्रकार से भी होता है। तो आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश का ड्यूल नेचर भी हम पढ़ेंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स की। और क्वांटम वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये देखो यहाँ से समझ आया? बहुत बढ़िया। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत वंदे मातरम। हंसते रहिए और लोगों को भी हंसाइए। क्या लेके जाना है? कुछ नहीं लेके जाना, सब यही रहना। ठीक है, बाय बाय।